बच्चों चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझाई थी, पहले आप उन्हें पढ़ें, उसके बाद इस अध्याय को समझें। वो टॉपिक है तत्व संयोजकता, रासायनिक सूत्र बनाना, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन। तो आप पहले इन टॉपिक को अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस अध्याय को पढ़ें, तब आपको इसको समझना बहुत ही आसान होगा। तो बच्चों, आप अपनी डेली दिनचर्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखे होंगे। जैसे जब आप चाय और शक्कर और चाय पत्ती को मिलाते हैं तो चाय बनता है, जो एक नया पदार्थ है। उसी प्रकार जब आप चावल को पकाते हैं तो चावल पकने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, जिसे हम उसकी पहली अवस्था में वापस नहीं ला सकते। फिर आप लकड़ी को जलाने के लिए जब उसे काटते हैं तो वो हुआ भौतिक परिवर्तन, और जब हम उसको जला लेते हैं तो राख प्राप्त होता है। राख एक नया पदार्थ होता है जो लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होता है, तो वो हुआ रासायनिक परिवर्तन। और जब हम पानी को फ्रिज में डालते हैं तो पानी बर्फ में बदल जाता है, और जब उसको हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो बर्फ फिर से पानी में बदल जाता है। इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारे परिस्थितियां देखी हैं। आप उन परिस्थितियों पर विचार कीजिए कि क्या होता है जब हम दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ देते हैं, और जब लोहे या लोहे से बनी वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सब परिस्थितियों में क्या होता है। पहला, जब दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ देते हैं, जब लोहे या लोहे से बने वस्तु को आर्द्र वायुमंडल अर्थात नमी वाले वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, जब अंगूर का किण्वन होता है, जब हम सांस लेते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में देखते हैं क्या होता है। जब दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ देते हैं तो दूध खराब हो जाता है। जब लोहे या लोहे से बनी वस्तु को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो लोहे में जंग लग जाता है। और जब अंगूर का किण्वन होता है तो अल्कोहल तैयार होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अंदर जाता है और वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो बच्चों, इन सब परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है। इन सब परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला रासायनिक परिवर्तन और दूसरा भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होकर एक नया पदार्थ बनाता है और अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आता। और भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन परिवर्तित होकर अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाता है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होकर अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आता, एक नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम अभी बहुत सारे उदाहरण देखे, उसमें से जैसे दूध का फटना, दूध का खराब होना या फटना, लोहे में जंग लगना। इसके साथ साथ एक और उदाहरण है दूध से दही बनना। जब हम दूध में कुछ खट्टा पदार्थ जैसे नींबू का रस मिला दिए तो दूध दही में बदल जाएगा और एक नया पदार्थ बन जाएगा। तो इन सब तीनों परिवर्तनों में देख रहे हैं, जब पदार्थ
परिवर्तित हो जाता है तो उसे उसकी पहली अवस्था में वापस नहीं ला सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन में होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ बनना, पानी का बर्फ में बदलना और पानी का उबलना भी। पानी बर्फ में बदलता है और बर्फ से फिर से पानी में बदल जाता है। जैसे पानी बर्फ में बदला और ये बर्फ फिर से पानी में बदल सकता है। तो इसे इस तरह से दिखाया जाता है कि एक तरफ ऊपर की लाइन में इधर का तीर और इधर नीचे। ये इससे ये समझ में आ रहा है कि पानी बर्फ में बदल गया और बर्फ से फिर से पानी में। तो ये दो प्रकार से परिवर्तन है। तो बच्चों जब कोई रासायनिक परिवर्तन होती है, ये वाला जब कोई रासायनिक परिवर्तन होती है तभी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जो हमारे अध्याय में है रासायनिक अभिक्रिया। इसी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो शायद आप लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि हम कैसे जान पाएंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए चलिए एक प्रयोग करते हैं। चलिए पानी लेते हैं, पानी में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का घोल तैयार होने के बाद दूसरा घोल तैयार करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और शक्कर। थोड़ा सा शक्कर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल तैयार करेंगे और दूसरे में पोटेशियम परमैंगनेट का। अब ये घुल गया, इसका कलर अभी दिख रहा है पिंक कलर में। जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और शक्कर का घोल मिलाएंगे तो देखिए क्या होता है। तो बच्चों अभी देख रहे हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का घोल अभी पिंक कलर में दिख रहा है। जब इसमें हम शक्कर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इसका रंग बदलने लगा है, बैंगनी हो गया है। नीला कलर हरा होने लगा। अब देखिए बच्चों इसका कलर हरा के बाद ऑरेंज हो रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड और शक्कर के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है और जो पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी कलर होता है वो लगातार चेंज होने लगता है। तो ये हुआ रंग में परिवर्तन का उदाहरण। अब देखते हैं हम दूसरा प्रयोग, मैग्नीशियम धातु को जलाने का। जब हम मैग्नीशियम धातु के टुकड़े करेंगे, इस तरह से यदि हम इसके टुकड़े किए तो ये इसका आकार परिवर्तन होगा, लेकिन जब हम जलाएंगे तो कुछ नया पदार्थ बन जाएगा। जो आकार में परिवर्तन हो रहा है वो भौतिक परिवर्तन होगा और जलने के बाद एक नया पदार्थ बन जाएगा जो रासायनिक परिवर्तन होगा।
ये देखिए मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद एक सफेद राख प्राप्त होता है और ये मैग्नीशियम रिबन एक श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और सफेद राख प्राप्त होता है। ये मैग्नीशियम रिबन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि हम कैसे समझेंगे कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं कि ये मोमबत्ती जब इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक जल रहा है और जब इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। देखिए ये मोमबत्ती बुझ गई। जब तक गिलास के अंदर ऑक्सीजन था तब तक ये जला और जब इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो बुझ गया। तो बच्चों आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है और जो उसको हम उसकी पहली अवस्था में वापस नहीं ला सकते। तो आप लोग देखिए कि आपके आसपास बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ हमारे आसपास डेली रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो चलिए इन प्रयोगों के बाद, इन उदाहरण के बाद हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख लेते हैं। ये सब रासायनिक परिवर्तन वाले उदाहरण में हमने देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो बिल्कुल सरल शब्दों में है। तो हमने देखा क्या क्या लिया था हम लोगों ने, मैग्नीशियम का रिबन लिया था, उसे हमने जलाया तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला। इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई तो प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बच्चों इस प्रयोग के द्वारा और इस उदाहरण के द्वारा आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। और इस प्रयोग में हम लोगों ने कुछ परिवर्तन देखे थे। तो वो परिवर्तन कौन कौन से थे? रंग में परिवर्तन हुआ था, ताप में परिवर्तन। तो इस प्रयोग के दौरान हमें ये परिवर्तन दिखाई दिए। तो इस परिवर्तन से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके बाद अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो हम इसको बोलेंगे तो एक वाक्य के रूप में होगा, लेकिन हम इसको और भी संक्षिप्त रूप में बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो जो प्राप्त हो रहा है उसको हम इन दोनों के बीच में तीर का निशान लगा के इस तरह से लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये जो शब्द के रूप में, इसको शब्द के रूप में लिखे हैं, इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। ये है शब्द समीकरण। ये भी थोड़ा हमें लंबा लग रहा है, क्या हम इसको और भी संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं? तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि है सूत्र के द्वारा। जैसे मैग्नीशियम, जब हमें मैग्नीशियम का सूत्र पता होगा तो हम लिख सकते हैं सूत्र के रूप में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जो प्राप्त हुआ उसे भी हम सूत्र के रूप में लिख दें मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये
बहुत ही सरल विधि है, संक्षिप्त विधि है, और इसी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसी को हम एक समीकरण के रूप में दिखा दिए। यही है रासायनिक ये समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, बीच में प्लस का निशान दिखाई दे रहा है और ये तीर का निशान, उसके बाद जो प्राप्त हो रहा है उसे हम तीर के निशान के बाद लिख दे रहे हैं। लेकिन तीर के निशान के इस तरफ और उस तरफ, इस तरफ जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अभिकारक। अभिकारक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रिया में भाग ले रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको अभिकारक बोलते हैं। और जो हमें प्राप्त हुआ है उसे कहते हैं उत्पाद। जो प्राप्त हुआ है उसे उत्पाद कहते हैं और जो क्रिया में भाग ले रहे हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक के बीच में जब दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं क्रिया में तो उनके बीच में प्लस का निशान लगता है। और जैसे उत्पाद में यहाँ पे एकल उत्पाद प्राप्त हुआ है, यदि दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं तो भी दो या दो से अधिक उत्पाद के बीच में भी प्लस का निशान लगाया जाता है। तो ये है हमारे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। बच्चों, आप लोग को रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। तो इससे एक प्रश्न बनता है, रासायनिक समीकरण क्या है? ये परीक्षा में आता है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए लिख लेते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया, एक प्रयोग किए थे, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, मैग्नीशियम को जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हुई थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। तो हम इसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस समीकरण में इस तरफ अभिकारक जो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया में भाग ले रहे हैं, वो इस तरफ अभिकारक, और जो प्राप्त हो रहा है उसे उत्पाद कहेंगे। तो इनकी परिभाषा भी परीक्षा में लिखने के लिए आता है कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो चलिए इनकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हुई थी तो ये हुए अभिकारक। अब उत्पाद क्या है? जो प्राप्त हो रहा है, इन दोनों की अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त हुआ है वो उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो आप इनको अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए और याद करते रहिएगा। अब इसके बाद है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ये जो रासायनिक समीकरण लिखा जाता है इसके कुछ नियम हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, जैसे एक समीकरण है मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अभिकारक है, उत्पाद। पहला नियम,
दो अभिकारक, यहाँ पे दो अभिकारक दिखाई दे रहे हैं तो इनके बीच में प्लस का निशान है। तो दो अभिकारक और यहाँ उत्पाद एक है, लेकिन यदि दो उत्पाद रहेंगे तो उनके बीच में भी प्लस का निशान लगाया जाता है। तो अभिकारक, दो अभिकारक और दो उत्पाद के बीच प्लस का निशान लगाया जाता है। फिर दूसरा नियम, इन दोनों के बीच में तीर का निशान दिखाई दे रहा है। जो प्राप्त हो रहा है उसको अलग से दिखाने के लिए इन दोनों के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाया जाता है। ये दूसरा नियम हो गया, इन दोनों के बीच में तीर का निशान। इसके बाद अभिकारक तीर के निशान के बाईं तरफ और ये दाईं तरफ। ये हो गया तीसरा नियम। अभिकारक को बाईं ओर, अभिकारक बाईं ओर, उत्पाद दाईं ओर। अब चौथा नियम जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन होता है, जैसे कुछ अभिक्रिया तो कुछ अभिक्रियाएं दोनों तरफ से होती हैं तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उसके लिए ये वाला निशान लगाया जाता है। जैसे पानी बर्फ में बदलता है और बर्फ से फिर से पानी में बदल जाता है, मतलब ये अभिक्रिया दोनों तरफ से हो रही है। पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ में बदल जाएगा और जब बर्फ को गर्म किए तो ये पानी बन जाएगा। तो हम इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे। ये निशान लगा दिए, इसका मतलब है पानी बर्फ में बदल गया, बर्फ से फिर पानी में बदल गया। तो ये है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। बच्चों अब हम सीख लिए रासायनिक समीकरण लिखना। इसके बाद देखते हैं इसी रासायनिक समीकरण में भी कुछ और चीजें हैं जिसे हम सीख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब हम देख रहे हैं क्या दोनों तरफ अभिक्रिया और उत्पाद में दोनों तरफ जो तत्व हैं इनमें परमाणुओं की संख्या समान है। जैसे इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और इधर 1 है, मतलब दोनों तरफ जो तत्व हैं इनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और यदि दोनों तरफ समान नहीं है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांट देते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। जिसमें उत्पाद और अभिकारकों के तत्वों की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण, और जिसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको
कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। यह ढांचा रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं। जैसे ये वाला जो समीकरण है ये है, इसी को कहेंगे ढांचा रासायनिक समीकरण। क्योंकि ये समीकरण संतुलित नहीं है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा परीक्षा में लिखने के लिए आता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। अब इसके बाद चलिए हम सीखते हैं समीकरण को कैसे संतुलित करना है। इससे पहले मैं आप लोग को एक उदाहरण बता देती हूँ। जैसे यदि हम बाजार जाते हैं आलू खरीदने, तो तराजू में एक तरफ बाट रहेगा, एक तरफ आलू रखेंगे। तो यदि आलू कम पड़ रहा है तो दुकानदार उसमें और आलू रखेगा, यदि फिर भी कम पड़ रहा है तो उसमें और आलू रखेगा। तो वो उसमें जब तक आलू रखता रहेगा तब तक कि दोनों तरफ जो भार है वो बराबर हो जाए। तो इसी प्रकार हम समीकरण को संतुलित करेंगे जब तक कि ये दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान ना हो जाए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसी को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा अभिकारक का पहला भाग। अब दूसरे भाग प्लस के इस तरफ देखते हैं। ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे 2। अब इधर
मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या ही इस तरफ कम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ 1 है, तो हम इस तरफ जिधर कम है उधर 2 का गुणा कर देंगे। अब इधर हो गया ऑक्सीजन की संख्या 2 से गुणा कर दिए तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन 2। अब चलिए समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ 2 का गुणा करके मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम 2 का गुणा किए, तो ये जो 2 का गुणा किए हैं इसको यहाँ सामने में लिखेंगे ऐसा। 2 को यहाँ नीचे नहीं लिखा जाता, कभी भी संख्या को सामने में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या बढ़ गई। मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब इस तरफ देखते हैं मैग्नीशियम 1 हो गया। अब फिर से हमको मैग्नीशियम को बैलेंस करना है, तो मैग्नीशियम के सामने में 2 लिख देंगे। अब इधर मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इधर भी हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2। अब ये समीकरण हो गया संतुलित। इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो संतुलित नहीं था इसे ढांचा रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण, और जो संतुलित हो गया उसे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद अगला समीकरण संतुलित करेंगे। जब आयरन और जल के बीच में अभिक्रिया होती है तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब देखिए इस तरफ दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है क्या? आयरन इधर 1 है। अब इस तरफ देखते हैं दूसरे भाग में हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन 1। इधर आयरन 3, ऑक्सीजन 4 और इधर हाइड्रोजन 2। आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है। अब दोनों तरफ बराबर नहीं है तो हम इधर बराबर करेंगे। यहाँ आयरन की संख्या 1 है और यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, इनके सामने में 3 का गुणा कर देंगे। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। अब चलिए देखते हैं, समीकरण को संतुलित तो कर लिए। अब इधर आयरन की संख्या हो गई 3 एकम 3 और इधर ऑक्सीजन। अब इधर हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ जाएगी, ये जो 4 है इन दोनों के लिए होगा, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया और ऑक्सीजन 4। अब Fe3Fe प्लस, अब यहाँ पे 4 का गुणा किए हैं तो 4H2O। इधर हमने कुछ नहीं किया, Fe3O4 प्लस H2। चलिए देखते हैं दोनों तरफ बराबर है क्या। आयरन 3, इधर भी 3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गए। अब इधर हाइड्रोजन 8 है क्या? नहीं है, इधर हाइड्रोजन कम हो गया। अब क्या करेंगे, इधर 8 हो गया, 4 दूनी 8,
तो इधर भी हम 4 का गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हो गए 8। ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी 4। अब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो गए, समीकरण संतुलित हो गया। तो बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन परीक्षा में हमें इतना लंबा संतुलित करते रहेंगे तो टाइम लगेगा, इसके लिए हम इसको शॉर्ट में संतुलित करेंगे। तो कुछ समीकरणों को देख लेते हैं और उन्हें भी संतुलित कर लें। तो एनसीईआरटी बुक में दिया है 4 समीकरण जो परीक्षा में आते हैं, उनको संतुलित करके देख लेते हैं। तो चलिए ये 4 समीकरण है, हम इनको यहीं पे संतुलित करेंगे। हम जैसे लंबा संतुलित करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो हम इसी में इसको संतुलित कर लेंगे। तो ये परीक्षा में आते हैं चारों समीकरण, आप इन्हें अच्छे से समझिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अब हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 1 और ये हो गए 2, तो कितने हो गए? यहाँ पे बीच में प्लस है तो जुड़ेगा, तो हम इसको जोड़ेंगे तो 1 और ये 2 3 हो गए, और इधर 2 है, इधर 3 है और इधर 2 है। तो हम इसको 3 करने के लिए सामने में 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 छुपा हुआ है, तो अक्सर यहाँ पे सामने में 2 ही लिखा जाता है। 2 या 2 से अधिक। तो अब कितने हो गए? अब गुणा हो गए, जुड़ेगा नहीं। प्लस के इस तरफ और इस तरफ है तो उसको जोड़ते हैं, और यदि इस तरह से है सामने में 2 और इसके नीचे 2 है तो इसको हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 और इधर 2 और 1 3 है। अब इधर हम बढ़ाए तो इधर बढ़ गया और इधर कम हो गया, हम फिर से क्या करेंगे, इसके सामने में यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब कितने हुए? 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखते हैं NO3। NO3 कितने हैं यहाँ पे? यहाँ है 2 और इधर भी 2 है। इधर पहले कम थे, अभी हम यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2। कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ये गुणा होगा, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे जो 3 है इसी को नहीं जोड़ना है, ये 3 और सामने में 2, ये दोनों के लिए है। 2 3 6 हो गए, और ये 2 तो जुड़ेगा, बीच में प्लस है तो जुड़ेगा। 2 3 6 और 2 8। नहीं, NO3 हम पहले जोड़ लिए हैं तो सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा। 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन, हम नाइट्रोजन को इधर जोड़ लिए थे तो सिर्फ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और ये 2 ऑक्सीजन। तो हम इसको संतुलित करके नीचे लिख लेते हैं HNO3 हमने समीकरण को देखा, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 थी, 1 और यहाँ पे 2, 1 और 2 3 हो गए, और इधर 2 था तो हम क्या किए, यहाँ पे 2 लिख दिए तो हो गए 4, फिर से इधर 4 इधर 3 कम हो गया तो हम इधर बढ़ाए तो यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। अब इसमें नाइट्रेट NO3 2, अब इधर भी 2 हो गए, 2 पहले से थे, यहाँ पे 2 भी बाद में हुआ है।
अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी 2, समीकरण संतुलित हो गया। फिर देखते हैं सोडियम 1 है, इधर 2 है, और ऑक्सीजन एक और ये 4, 5 हो गए, और इधर 4 और 1 5, और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सिर्फ सोडियम की संख्या यहाँ पे कम है, तो हम यहाँ पे सामने में 2 लिख देते हैं। जो कम है उसी के सामने में हम बढ़ा देंगे। पहले सोडियम के सामने में बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर थी, लेकिन यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ जाती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए और H2SO4, ऑक्सीजन 2 और ये 4, 4 और 2 6। अब देखते हैं क्या इस तरफ भी 6 है, 4 और 1 5 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम 2 है, चलिए ठीक है, SO4 प्लस यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब हो गए, वहां हाइड्रोजन की संख्या 4 और यहाँ पे भी 2 और 2 4, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो गई। और ऑक्सीजन दो और ये 4 हो गए 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 2 6, हाइड्रोजन भी देख लिए, ऑक्सीजन भी देख लिए, सोडियम भी, और SO4 ये SO4, ठीक है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो गए, ये भी संतुलित हो गया। अब इसमें देखते हैं सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे Cl 1 है, इधर भी 1 है, Ag 1 है, इधर भी 1 है, NO3 मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है, इसे संतुलित नहीं करना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको संतुलित ही कर देते हैं। समीकरण संतुलित रहता है, दोनों तरफ बराबर है, लेकिन संतुलित करने को कहा है, ऐसा सोच के बच्चे इसको संतुलित कर देते हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। NaCl प्लस AgNO3 AgCl NaNO3। अब इसके बाद अगला समीकरण Ba 1, इधर भी 1 है, Cl2, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, SO4 ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और इधर 1 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सामने में 2 लिख देते हैं, जितना कम है उतना हम वहां पे लिख देते हैं जल्दी से। तो अब इधर हो गया क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 2 थे, लेकिन इधर 1 ही था, तो हम यहाँ 2 लिखे, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखते हैं संतुलित हुआ कि नहीं। बेरिलियम ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Cl2 2, यहाँ पे भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी 2, SO4 तो हम इसको यहाँ ना लिख के संतुलित कर देते हैं। Cl2 प्लस H2SO4 2HCl। तो बच्चों, आप लोग को ये समीकरण संतुलित करना समझ में आ गया होगा। हम परीक्षा में कैसे कम समय में इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं।
अब इस संतुलित रासायनिक समीकरण को आप ध्यान से देखिए। क्या इसमें इसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में दिखाया है, जैसे ये गैस है कि ठोस रूप में है कि जलीय रूप में है, ये नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसको और भी प्रभावशाली बनाने के लिए इसको जो ठोस रूप है, जो द्रव्य रूप है, गैस रूप है, इसको भी दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आयरन है, तो आयरन ठोस होता है, तो इस ठोस रूप को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एस लिख देते हैं। तो एस देखकर हम समझ सकते हैं कि ये ठोस रूप में है। और यहाँ पे जल है, जल यहाँ पे गैसीय रूप में रहेगा, तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे। जल के 3 रूप हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, लेकिन यहाँ पे जो जल है वो गैसीय रूप में है। और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है ये भी ठोस रूप में है, और हाइड्रोजन ये भी गैस है। तो इन अवस्थाओं को दिखाने के लिए यहाँ पे एस, जी, और जैसे इन चारों को बता देती हूँ। जैसे गैस को दिखाना है तो उसके लिए दर्शाया जाता है जी, और द्रव्य को दिखाना है तो एल, और जलीय रूप को दिखाना है तो AQ, और ठोस को दिखाने के लिए S। इस तरह से यहाँ लिखा जाता है। लेकिन जब यहाँ पे इसको ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसके लिए इस तरह से निशान लगाया जाता है बीच में। और जैसे कोई उत्प्रेरक है जो क्रिया की गति को बढ़ाने के लिए और जिसके द्वारा क्रिया हो रहा है उसको भी दिखाने के लिए यहाँ पे ये जो तीर का निशान है उसके ऊपर लिखा जाता है। और जैसे यहाँ पे गैस निकल रहा है तो हम ऊपर ऐसे तीर का निशान दिखाते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि गैस निकल रहा है। और यदि नीचे की तरफ ऐसा दिखा रहा है तीर, तो इसका मतलब है कि तली में अवक्षेप बैठा हुआ है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसके तली में अवक्षेप है, तो इसके लिए नीचे तीर लगाया जाता है। और गैस निकल रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए ऊपर तीर करके दिखाया जाता है। और जो क्रिया में जो उत्प्रेरक हैं तो उसको भी दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो ये दिखाया जाता है, तीर के ऊपर उसके लिखा जाता है। और एक और है हरित लवक, ये भी उपस्थित होता है, तो ये है उत्प्रेरक। इन दोनों को बोलते हैं उत्प्रेरक। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो क्रिया की दर को कम या ज्यादा करते हैं और इनके बिना अभिक्रिया नहीं हो सकती, तो ये है उत्प्रेरक। तो बच्चों चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ लेते हैं। परीक्षा में आता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की परिभाषा को समीकरण सहित लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में इन दोनों के बीच में क्रिया होती है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल का और ऑक्सीजन का। इसी अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा और समीकरण दोनों देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब इसी परिभाषा के द्वारा हम चलिए एक समीकरण लिख लेते हैं इसका। अब इसमें क्या क्या भाग ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O, लेकिन कितने कितने परमाणु रहेंगे इसमें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 परमाणु और पानी के
12 परमाणु। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो प्राप्त होगा, क्या बनेगा, यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल सूर्य प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में। अब इसकी उपस्थिति को यहाँ पे दिखाना है, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। सूर्य का प्रकाश और हरित लवक। इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 प्लस, और ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 परमाणु और जल, जल के भी 6 परमाणु। ये बन गया। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होने के बाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी, ये है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पानी, ये तो पता है। तो हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक की उपस्थिति करड़ी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो ये परीक्षा में आता है, आप इसको याद कर लीजिए, समीकरण सहित याद करना है। तो बच्चों अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा उन टॉपिक में से मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाली हूँ जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? मैं इसको पहले समझा चुकी हूँ। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसलिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है वो रिबन के ऊपर जम जाती है, तो उस परत को साफ करने के लिए इसको जलाने से पूर्व इसको साफ किया जाता है, घिसा जाता है। प्रश्न 3, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। रासायनिक समीकरण, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे समीकरण के रूप में, उसके सूत्र के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण आपको देना है जो समीकरण संतुलित है। तो शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में लिखना है, जैसे शब्दों में दिया है तो इसको आपको एक समीकरण के रूप में लिखना है। इसलिए आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम उसके संकेत सहित याद करना है, तभी आप ये जो समीकरण दिया है इसको आप, ये जो शब्द समीकरण दिया है इसको समीकरण के रूप में, उसके सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। जब तक आपको तत्वों के नाम याद नहीं रहेंगे तब तक आप इसको नहीं लिख सकते, इसलिए आप उनको जरूर याद कर लें। जैसे जिंक है, जिंक का सूत्र है Zn। अब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये दोनों क्रिया किए तो क्या बना? जिंक सल्फेट। ये जिंक और सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये शब्द समीकरण है और ये हो गया रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के परमाणु की संख्या समान होती है तो उसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। तो इसमें क्या है? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में और हरित लवक की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको इस को उदाहरण सहित, समीकरण सहित बताना है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को रटना नहीं है, इनको समझते हुए आप पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। यदि रटोगे तो आप कुछ दिन, थोड़ी देर के लिए याद रहेगा और आप
भूल जाएंगे। इसलिए आप इनको समझें और इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहें।